हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। एमपी टेट वर्ग 3 की चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही जिसकी एग्ज़ाम में रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स रिलेटेड टॉपिक है उन सभी के लिए ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, श्वसन के मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो श्वसन ऑक्सी श्वसन भी होता है, अनॉक्सी श्वसन भी होता है, जिसे वायवीय और अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो उपर्युक्त दोनों प्रकार का होता है। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सी श्वसन के चरण कौन से हैं? तो ऑक्सी श्वसन के चरण देखा जाए तो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, ईटीएस, ये तीनों इसमें होते हैं। तो उपर्युक्त तीनों आंसर होगा, डी राइट है। अगला है, ग्लाइकोलाइसिस की खोज किसने की थी? तो ग्लाइकोलाइसिस की खोज करता है उपर्युक्त तीनों ने की थी सम्मिलित रूप से। मेयरहॉफ ने भी, एम्बडेन ने भी और पार्नास ने भी। तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईएमपी पाथ किसे कहा जाता है? तो ईएमपी पाथ कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस को। यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस को ही ईएमपी पाथ कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन पथ किस प्रकार का पथ है? तो श्वसन पथ को किस प्रकार का पथ कहते हैं? इसको कहते हैं एम्फीबॉलिक। तो यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्वसनीय क्रियाधार पदार्थ कौन से हैं? तो श्वसनीय क्रियाधार पदार्थ होते हैं, इनमें से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों होते हैं। तो डी आंसर राइट है, उपर्युक्त तीनों। अगला है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो है वो कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, हंस क्रैब ने किसकी खोज की थी? तो हंस जो क्रैब है उसने की थी टीसीए चक्र की खोज। हंस क्रैब ने जो टीसीए चक्र है उसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, क्रैब चक्र की शुरुआत किससे होती है? तो क्रैब चक्र की शुरुआत होती है साइट्रिक अम्ल से। तो ए आंसर राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वसन के दौरान विमुक्त CO2 के मुकाबले प्रयुक्त O2 की मात्रा अधिक हो तो वह पदार्थ होगा। तो वह पदार्थ, अगर CO2 के मुकाबले में O2 की मात्रा अधिक होती है श्वसन के दौरान, तो उससे क्या होगा, उससे क्या बनेगा? ए और सी दोनों, यानी कि प्रोटीन और कार्बनिक अम्ल जो है वो पदार्थ बनेगा। तो इसका आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा, प्रोटीन और कार्बनिक अम्ल। अगला प्रश्न है, आर क्यू क्या है? तो आर क्यू एक गुणांक होता है, जिसे हम कौन सा गुणांक कहेंगे? ताप गुणांक कहते हैं आर क्यू को। नेक्स्ट है, अनॉक्सी श्वसन में आर क्यू गुणांक होगा। तो अनॉक्सी श्वसन जब होता है तो आर क्यू गुणांक होता है अनंत पर। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है, रेस्पिराइरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इससे द्वारा श्वसन दर को मापते हैं। बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, एटीपी का संश्लेषण कहाँ होता है? तो एटीपी का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया, बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन क्या कहलाता है? तो ग्लूकोज का जब पायरुविक में विघटन होता है, पायरुविक अम्ल होता है जिसमें विघटन होने के पश्चात वह ईएमपी पाथ कहलाता है। तो अगला प्रश्न है, टीसीए चक्र के अंत में कुल लाभ होगा। तो इसमें 6 NADH प्लस 2 FADH प्लस 2 GTP का निर्माण होता है। तो यहाँ पे 622 का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगला प्रश्न है, फ्रेब्स चक्र व ग्लाइकोलाइसिस के बीच की योजक कड़ी कौन सी है? तो फ्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस के बीच में जब योजक कड़ी है उसका नाम है एसिटाइल CoA। ये डी आंसर राइट है। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक परिवहन तंत्र का संबंध किससे है? तो इलेक्ट्रॉनिक परिवहन तंत्र का संबंध है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से। इसमें इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है उसे। अगला है, किसका आरक्यू मान कम से कम होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट में आरक्यू का मान कम से कम किस में होगा? प्रोटीन और वसा दोनों में। तो डी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है, क्रेब्स चक्र का वह एंजाइम जो प्रथम उत्पाद बनाता है।
तो क्रेब्स चक्र का वो एंजाइम का नाम क्या है? सिट्रेट सिंथेटेज। तो ए आंसर राइट है। सिट्रेट और सिंथेटेज एंजाइम प्रथम उत्पाद के रूप में बनता है क्रेब्स चक्र के दौरान। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के सजीवों में होता है। तो सभी प्रकार के सजीवों में कोशिकीय श्वसन, ऑक्सी श्वसन और ग्लाइकोलाइसिस उपर्युक्त तीनों प्रकार का श्वसन होते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम एवं आसानी से ऊर्जा प्राप्ति किससे होती है? तो आसानी से और सर्वप्रथम ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। तो यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु से कितने पायरुविक अम्ल बनते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं और बी आंसर राइट है, 2 अणु बनते हैं। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया का श्वसन स्थल होता है। तो जब बैक्टीरिया श्वसन करता है तो उसका श्वसन स्थल होता है मीसोसोम। सी करेक्ट है। अगला है, वह श्वसनीय पदार्थ जो अधिक संख्या में एटीपी अणुओं का निर्माण करता है। तो वह श्वसनीय पदार्थ वो कौन सा है जहाँ पे जो अधिक संख्या में एटीपी अणुओं का निर्माण करेगा? वो है ग्लूकोज। अगला है, फ्रेब्स चक्र जब होता है किसमें संपादित होता है? तो फ्रेब्स चक्र किसमें संपादित होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो ए आंसर राइट हो जाएगा। फ्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है संपादित। नेक्स्ट है, ऑक्सीश्वसन में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? तो ऑक्सीश्वसन में 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होगा, 38। अगला है, पायरुविक अम्ल किसका अंतिम उत्पाद है? तो जब पायरुविक अम्ल बनता है वो अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है। नेक्स्ट है, अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? जब अवायवीय श्वसन होता है तो कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? 2 ओनली। नेक्स्ट है, ग्लूकोज किस चक्र का प्रथम अवयव है? तो जब ग्लूकोज है वो किस चक्र का प्रथम अवयव बनता है? वो है ग्लाइकोलाइसिस का। नेक्स्ट है, आरक्यू को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो आरक्यू को जब ज्ञात करने का सूत्र होता है विमुक्त CO2 का आयतन बटे प्रयुक्त O2 का आयतन, यानी कि छोड़ी गई ऑक्सीजन का जितना आयतन है उसका भाग यूज की गई ऑक्सीजन के आयतन से देंगे तो आरक्यू को ज्ञात किया जा सकता है। अगला है, EMP ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ कितना है? तो EMP में एटीपी अणुओं का लाभ कितना है ये पूछा है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 4 है। अगला प्रश्न है, ऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो ऑक्सी श्वसन में जब अंतिम उत्पाद बनता है उसका क्रम, यहाँ पे क्रम से देखेंगे तो जल, CO2 और ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है अल्कोहल एवं CO2। ठीक है, ए आंसर राइट है। अगला प्रश्न है, पौधों में उपस्थित श्वसन अंग कौन सा है? तो पौधों में उपस्थित श्वसन अंग पत्तियां, तना, जड़ तीनों के माध्यम से पौधे श्वसन कर सकते हैं। यहाँ पे उपर्युक्त तीनों आंसर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर श्वसन दर हो जाती है। जब 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर श्वसन दर कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुनी होती है। नेक्स्ट है, बात रंध्र एवं रंध्र क्रमशः किसमें पाए जाते हैं? तो बात रंध्र और रंध्र क्रमशः किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं तना में बात रंध्र पाए जाते हैं, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। बी राइट हो जाएगा। अगला है, पादपों में श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो पादपों में श्वसन की प्रक्रिया दिन एवं रात दोनों में होती है। तो सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता किसमें नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। नेक्स्ट है, किसका आरक्यू मान 1 से अधिक होता है? तो किसका आरक्यू मान जो है 1 से अधिक होगा? वसा, प्रोटीन, कार्बनिक अम्ल या कार्बोहाइड्रेट में से कार्बनिक अम्ल में जो है आरक्यू का मान 1 से अधिक होगा। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया द्वारा दूध दही में परिवर्तित होता है? तो ये होता है किण्वन के माध्यम से। नेक्स्ट है, अनॉक्सी श्वसन में पायरुविक अम्ल का अंतिम उत्पाद है। इसके द्वारा जो पायरुविक अम्ल का अंतिम उत्पाद बनता है उसका फॉर्मूला दिया है ऑप्शन में। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए? C2H5OH plus CO2 in
और प्लस एनर्जी, तो बी राइट हो जाएगा। अगला है पादपों में श्वसन दर मानव श्वसन दर की तुलना में होती है, तो कैसी होती है? धीमी होती है। पादपों में श्वसन दर मानव की श्वसन दर से धीमी होती है। अगला है ईस्ट कोशिका में सर्वप्रथम किण्वन किसने खोजा था? तो ईस्ट कोशिका में सर्वप्रथम किण्वन खोजा था पास्चर ने। ये आंसर राइट है। अगला है ऊर्जा उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो ऊर्जा उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका फास्फोरस की होती है ऑप्शंस में से। नेक्स्ट है ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है 686 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र के उत्पादों का सही क्रम क्या है? तो क्रेब्स चक्र के उत्पादों का सही क्रम है सक्सीनिक, फ्यूमेरिक, मैलिक अम्ल। नेक्स्ट है पौधों में श्वसन दर प्रकाश संश्लेषण की अपेक्षा अधिक हो तो क्या होगा? यदि श्वसन दर प्रकाश संश्लेषण से ज़्यादा होगी तो श्वसन दर, तो उसमें क्या होगा? वृद्धि दर कम हो जाएगी। बी आंसर करेक्ट है। अगला है ताप गुणांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो ताप गुणांक को क्या कहते हैं? क्यू आर, सॉरी यहाँ पे आर क्यू, ताप गुणांक को आर क्यू से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है कौन सी प्रक्रिया ऑक्सी एवं अनॉक्सी श्वसन में उभयनिष्ठ है? तो जो प्रक्रिया है वो ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन दोनों में होती है, तो वो अभयनिष्ठ वही कहलाएगा, तो वो होती है ग्लाइकोलाइसिस। अगला है किसके निर्माण में किण्वन क्रिया होती है? एल्कोहल, एसिटिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? तो किसके निर्माण में किण्वन होता है, किण्वन की क्रिया संपन्न होती है? उपर्युक्त तीनों में होती है, एल्कोहल हो, एसिटिक अम्ल हो, लैक्टिक अम्ल हो। नेक्स्ट है ईस्ट किण्वन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? जब ईस्ट किण्वन होता है तो उसका अंतिम उत्पाद बनता है एथेनॉल और CO2। अगला प्रश्न है अधिक जल अवशोषण व कम वाष्पोत्सर्जन से घटित होता है। जब अधिक जल अवशोषण होगा और वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो उससे क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बिंदु स्राव। ठीक है, बिंदु स्राव भी आंसर राइट है। अगला है ETS का कौन सा कॉम्प्लेक्स ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स है? तो ETS का कौन सा कॉम्प्लेक्स है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स कहलाता है, तो इसका आंसर है पांचवा कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इनमें से जो विकल्प सही नहीं है एसिटिल COA3 कार्बन, जो 3 कार्बन बनता है एसिटिल का, वो सही नहीं है। और अनॉक्सी श्वसन के सामान्य उत्पाद हैं, तो अनॉक्सी श्वसन के सामान्य उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल तीनों हैं, उपर्युक्त तीनों आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पादपों की उपापचय क्रिया मुख्यतः किस पर आधारित होती है? तो पादपों में जो उपापचय की क्रिया होती है वो मुख्यतः आधारित होती है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर कार्बनिक अम्ल पर। तो इनमें से क्या सही है? कार्बनिक अम्ल, डी करेक्ट है। अगला है पादपों में अकार्बनिक अम्ल जैसे अपशिष्ट पदार्थ कहाँ जमा होते हैं? तो जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, अकार्बनिक अम्ल जो है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कहाँ एकत्रित किए जाते हैं? ये होते हैं रिक्तिका में। अगला प्रश्न है शराब के निर्माण में किसका उपयोग होता है? तो शराब के निर्माण में उपयोग होता है किण्वन का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दोहरा पथ है? तो दोहरा पथ निम्न में से हो जाएगा क्रेब्स चक्र। ठीक है, क्रेब्स चक्र जो है दोहरा पथ होता है। अगला है FO और F1 कण का संबंध किससे है? FO F1 का कण का संबंध है ETS से, तो बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है साइटोक्रोम क्या है? तो साइटोक्रोम होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या हाइड्रोजन प्राप्त करता है, ऑक्सीजन प्राप्त करता है या CO2 प्राप्त करता है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, साइटोक्रोम कहलाता है। नेक्स्ट है कोशिकीय श्वसन में अंतिम रूप से क्या बनता है? कोशिकीय श्वसन में अंतिम रूप से बनता है ATP पदार्थ बनता है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है O2, ऑक्सीजन।
अगला है कार्बोहाइड्रेट के RQ का मान होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के RQ का मान होता है 1। नेक्स्ट है ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत कौन सा है। तात्कालिक स्रोत वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज या कार्बनिक अम्ल। तो ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत होता है इनमें से ग्लूकोज। अगला प्रश्न है अगर विमुक्त CO2 का आयतन प्रयुक्त O2 के आयतन से अधिक हो तब श्वसनीय पदार्थ कौन सा होगा। तो CO2 अगर विमुक्त आयतन प्रयुक्त O2 के आयतन से अधिक होता है, CO2 अधिक हो O2 कम हो, तो श्वसनीय पदार्थ में कौन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन वसा में से कार्बनिक अम्ल। तो नेक्स्ट प्रश्न है इसी के साथ ऑक्सीडेटिव फास्फोलिरेशन का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है। तो इसका अंतिम उत्पाद होता है ATP प्लस H2O। ही करेक्ट हो जाएगा। और क्रेब्स चक्र के एक पथ में कितने NADH बनते हैं। तो क्रेब्स चक्र के एक पथ में 3 NADH बनते हैं। नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र के दौरान बनने वाले अल्फा कीटोग्लूटामेट में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो इसमें कार्बन के 5 परमाणु होते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस में प्रथम रेखीय पद कौन सा है। तो ग्लाइकोलाइसिस में प्रथम रेखीय पद जो बनता है वो होता है फास्फोलिरीकरण। नेक्स्ट है ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण से किस कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण के द्वारा तो जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसका निर्माण होता है कौन सा, लैक्टिक अम्ल का। अगला है कौन सा अम्ल क्रेब्स चक्र में शामिल नहीं है। जो क्रेब्स चक्र में शामिल नहीं है वो है एसिटिक अम्ल। अगले प्रश्न है हमारा TCA चक्र के दोनों पथ में कुल कितने ATP का निर्माण होता है। TCA चक्र के दोनों पथ में जो निर्माण होता है वो होता है 24 ATP का। और सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है एक NADH एवं एक FADH के ऑक्सीकरण में से क्रमशः कितने अणु ATP प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो कितने अणु होते हैं 3 एवं 2, क्रमशः NADH में 3 और FADH में 2 ATP अणु प्राप्त होते हैं। दौड़ने के बाद मांसपेशियों में दर्द के अम्ल के एकत्रित होने से होता है। तो वो होता है लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स 3 से 4 के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कौन करता है। ये करता है साइटोक्रोम सी साइटोक्रोम होता है। अगला है किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। तो वो होता है हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में बदलता है। और प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें TCA चक्र किस में संपादित होता है। तो प्रोकैरियोट्स में जो TCA चक्र संपादित होते हैं वो कोशिका द्रव्य में ही होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्रेब्स चक्र का एकमात्र एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में स्थित होता है। तो एकमात्र एंजाइम का क्या नाम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अगला है ग्लाइकोलाइसिस में कुल कितने ATP अणुओं का लाभ होता है। तो इसमें 8 ATP अणुओं का लाभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्र से जोड़ने का कार्य कौन करता है। तो इसको करता है एसिटिल CoA। ग्लाइकोलाइसिस को जोड़ने का कार्य एसिटिल CoA करता है। और नेक्स्ट प्रश्न है मांसल पौधों का RQ गुणांक कितना होता है। मांसल पौधों का RQ गुणांक 0 होता है। और एथिल अल्कोहल किण्वन में किसमें होता है। एथिल अल्कोहल किण्वन में से दूध, मक्खन, सिरका में से राइजोपस में होता है। डी आंसर करेक्ट है। तो इसी के साथ हमारी क्लास की आज की समाप्त होती है। और 84 प्रश्नों को हमने इस टॉपिक से कवर किया पादप श्वसन में। तो यहाँ पे इस टॉपिक के सारे प्रश्न कवर हो चुके हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में।